गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, पेज 338। देखो, हार्मोन्स जो होते हैं वो किसी ग्लैंड से या टिश्यू से रिलीज होने के बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर सकते हैं, है ना, बिना किसी डक्ट के। तभी तो उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये अपने टारगेट साइट पर जाकर बाइंड होते हैं, टारगेट सेल पे या टारगेट टिश्यू पर बाइंड होते हैं। अब उस टारगेट सेल पर जाने के बाद उनका किस तरह से वो काम करते हैं वही यहाँ इस टॉपिक में बताए गए। देखो, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। सपोज करो कि ये हार्मोन मॉलिक्यूल है जो जा रहा है ब्लड स्ट्रीम में, और इसको कोई एक पर्टिकुलर सेल मिलता है जो कि इसका टारगेट सेल है। तो इस टारगेट सेल में मौजूद इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा प्रोटीन जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री है इस हार्मोन में, है ना। अब ये बाइंड हो गया। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ। रिसेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं जो रिसीव करे, और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। यानी कि हार्मोन मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर हैं वो या तो मेम्ब्रेन के ऊपर होगा या वो अंदर होगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कि वो हार्मोन किस टाइप का है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन ने रिसेप्टर से बाइंड किया तो क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्मोन ने रिसेप्टर से बाइंड किया तो बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। इसका मतलब यह है कि अगर इस सेल के ऊपर थायरॉक्सिन आकर बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर सिर्फ थायरॉक्सिन को जोड़ने को का ही अलाउ करेगा, है ना। या अगर यहाँ पर FSH नाम का हार्मोन आके बाइंड कर सकता है तो सिर्फ वही करेगा, दूसरा कोई और नहीं। यानी कि एक रिसेप्टर एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। तो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इसके यहाँ ज्वाइन होने से इस सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब वो चेंजेस कैसे होते हैं, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। उस सेल के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस या आने शुरू हो जाएंगे उसके मेटाबॉलिज्म में। अब केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है इन ग्रुप्स में। सबसे पहले ग्रुप का नाम है पेप्टाइड। सबसे पहले ग्रुप का नाम क्या है, पेप्टाइड। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो एमिनो एसिड बाइंड होते हैं। और ऐसे कई पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनता है। और इस पॉलीपेप्टाइड के कई बार फोल्डिंग और अरेंजमेंट होने से बनता है प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल आगे दिए हुए इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एक्सेट्रा। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी इसी में आते हैं। अब आते हैं आगे, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो कि प्रोटीन नेचर के नहीं होते, ये फैटी एसिड नेचर के यानी कि फैट नेचर के होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल,
एस्ट्राडायोल है ना, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स में आते हैं। एक और क्या बताया, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तीसरी क्लास कौन सी है, आयोडोथायरोनी। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें इस क्लास में कौन सा हार्मोन आएगा, इसमें आएंगे थायराइड हार्मोन। थायराइड कौन से हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। फिर आता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव। एमिनो एसिड डेरिवेटिव को यहां नहीं रखा गया पेप्टाइड वाले में। उसका रीजन यह है कि ये एक एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनने वाले स्ट्रक्चर है, ना कि एक से ज्यादा एमिनो एसिड के जुड़ने से जो पेप्टाइड बना या उसका अरेंजमेंट हुआ उससे। तो इसीलिए इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एपिनेफ्रिन। तो ये जो केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका उद्देश्य ये बताना है कि केमिकल नेचर के बेसिस पर आगे उनका हार्मोन का एक्शन होता है। यानी कि अगर वो प्रोटीनेशियस नेचर के हैं तब उनका काम करने का तरीका अलग होता है, अगर वो फैटी एसिड नेचर के यानी कि स्टेरॉइड नेचर के हैं तब उनके काम करने का तरीका अलग होता है। कैसे होता है वो आगे देखते हैं। Hormones which interact with membrane-bound receptors normally do not enter the target cell. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पर मौजूद किसी रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। यह है हार्मोन, और इस रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद इसने बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इससे बाइंड होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर कुछ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वो मैसेंजर मॉलिक्यूल जो इस सेल के अंदर जाकर उसकी बायोकेमिकल मशीनरी को चेंज करेंगे, है ना, उसमें कोई बायोकेमिकल चेंज लेकर आएंगे। उन मैसेंजर्स को क्या बोलते हैं, उनके कई एग्जांपल्स हैं, AMP है ना, IP3, CA2+, ये अलग अलग एग्जांपल दिए हैं बुक में। IP3, CA2+ और AMP, साइक्लिक AMP। AMP वहां से तुम्हें पता चलेगा कि ATP का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, इसमें 2 फॉस्फेट हटे हुए हैं। अब IP3 का मतलब होता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और तीसरा तो कैल्शियम आयन है। ये क्या करते हैं, इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ही अफेक्ट करते हैं। अब एक तरीका और है हार्मोन के काम करने का, वो ये है कि वो सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, इसकी वॉल को और मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक रिसेप्टर है ना, अभी बताया था कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अंदर मौजूद जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है उससे हार्मोन बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उससे फिर क्या होगा, जीन को रेगुलेट करेगा। यानी कि कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं वो डीएनए में क्या करें, तो साधारण भाषा में हम कहें तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ इंटरफेयर करेगा, और उसकी वजह से सेल के अंदर अब कुछ प्रोटीन नए बनने लगेंगे, है ना, और पुराने रुक जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है कैसा है कि जो हार्मोन था जिसकी नेचर स्टेरॉइड थी उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर था उससे बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद फिर उसने क्या किया, इसके अंदर जीन्स के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दिया। जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं, जबकि ये जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर फिर
उस सेल के अंदर की बायोकेमिकल मशीनरी को ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर यानी कि उसमें परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखने वाली है कि दोनों तरह के जो कैटेगरीज हैं हॉर्मोन्स की वो अलग अलग तरीके से काम करती है। इसी चीज को देखो इन्होंने फिगर 22.5 में समझाया है। 22.5 फिगर में ऊपर की तरफ जो एग्जाम्पल है वो उसमें क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH नाम का हार्मोन है। FSH की नेचर होती है प्रोटीनेशियस। ठीक है, तो ये क्या करता है, सरफेस पर मौजूद एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा सेल मेम्ब्रेन से। उसके बाद क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स में बनेगा साइक्लिक AMP या कैल्शियम आयन, और ये क्या करेगा, बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा और ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे ओवरी की ग्रोथ। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो कि कैसा होता है, स्टेरॉइड नेचर का। ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर उसका रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, देखो ग्रीन कलर, सॉरी वहां पर उसका रिसेप्टर दिखाया गया। इन दोनों के जुड़ने से क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जीन को ऑल्टर करेगा, कैसे, उसके बराबर में देखो DNA का डायग्राम बनाया, और उस DNA के ऑल्टर होने से बनेंगे मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA और प्रोटीन्स। मैसेंजर RNA के एक्सप्रेस होने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं, जिस जैसे कि टिश्यू ग्रोथ या फिर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब देखो एक बात मुझे और बतानी थी कि यहाँ पर इन्होंने एक मॉलिक्यूल का नाम दिया है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, या शॉर्ट में IP3 लिखा, जिसको कि सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल का एग्जांपल है डाइएथाइल ग्लिसरॉल। डाइएथाइल ग्लिसरॉल। तो अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि हार्मोन रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर किसके केस में पाया जाता है, तो हम कहेंगे स्टेरॉइड के केस में। अगर कोई हमसे पूछे कि सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक AMP या कैल्शियम या फिर IP3 किसके केस में बनते हैं, तो हम कहेंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन के केस में। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, इसके बाद आगे दिए हैं इन्होंने सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। अब हम सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को एक एक करके देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया है। सप्लीमेंट्री मटेरियल में सबसे पहले देखो इन्होंने 3 डोमेन के बारे में बताया। 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जैसे 5 किंगडम कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, उसी तरह से डोमेन सिस्टम होता है। डोमेन सिस्टम में क्या है कि ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है। यूकैरिया, जिसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्टा से लेके एनिमलिया तक। दूसरा आता है आर्किया, आर्किया जिसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, यानी कि हार्श कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया। और तीसरे में आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कौन से आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। और आर्किया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, आर्किया में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो कि हार्श कंडीशन में रहने वाले एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। ये डोमेन कंसेप्ट किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था। कार्ल वूज ने दिया था डोमेन कंसेप्ट। इसके बाद आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स अप टू क्लास एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। द डाइकॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 डाइकॉट्स। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया है कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट के डिफरेंसेस दिए हैं फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर। जैसे कि डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है, उनमें 4 या 5 फ्लोरल पार्ट्स यानी कि टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर होंगे,
जबकि मोनोकॉट में क्या दिया है कि एक ही कॉटिलेडन होगा, पैरेलल वेनेशन होगी लीफ में, ट्राइमेरस फ्लावर होंगे। तो ये क्या है, एक तरह से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है दोनों में। अब आगे, फोटोसिंथेसिस एज अ मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टॉपिक। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो इसका मतलब ये किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, ये उस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, भले ही वो यूनिसेलुलर हो जैसे कि बैक्टीरिया या एल्गी, या फिर हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। और जो ऐसा नहीं कर पाते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे